नमस्कार दोस्तों। कल बीपीएससी मेंस का पेपर हुआ था GS1 का। और आप बीपीएससी मेंस का पेपर देखोगे जो कल ऑडिटर का पेपर हुआ था, तो उसका बहुत नेचर मिलता है जो आपका 67th मेंस होने वाला है। इसीलिए उस पेपर को देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि जो पेपर आ रहे हैं उसमें बीपीएससी का पैटर्न क्या है। और मैंने कल पेपर देखा और पेपर देख के जो पहला थॉट दिमाग में आया वो यही है कि जो हम बार बार ये बोलते रहते हैं ना कि अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखिए, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखिए, तो वही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत लोग क्या होता है ना कि जो सबसे टफ चीज़ होता है, जो सबसे आप कहिए हार्ड चीज़ होता है, उसी के पीछे भागते हैं, बट जो बेसिक चीज़ होता है जो आपके सामने है उसको नहीं पढ़ते हैं। एक टर्म होता है, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी बायस। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग हमेशा कठिन चीज़ को, हम लोग हमेशा हार्ड चीज़ को सुपीरियर मानते हैं। कोई भी आप टफ बुक देखोगे, कोई भी आप मोटी बुक देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये बुक अच्छी है, बट वहीं कोई सिंपल लैंग्वेज में चीज़ें आप देखोगे तो आपको उतना ज़्यादा वो अट्रैक्ट नहीं करेगी। इस एग्ज़ाम में हमको इस कॉम्प्लेक्सिटी बायस से बाहर निकलना है। जो बेसिक चीज़ है, जो बीपीएससी खुद बोला है अपने सिलेबस में, पहले उसको प्रिपेयर करना है, उसके बाद बाकी चीज़ें आप प्रिपेयर करिए। इस पेपर को देख के भी आपको ये समझ में आएगा कि बहुत ही बेसिक पेपर आया है। जो आपके बीपीएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन भी यहाँ पे रिपीट हुए हैं। उसके बाद करंट अफेयर में जो चीज़ें चल रही हैं वही पूछी गई हैं। और लास्टली जो स्टैट का पोर्शन है वो भी काफ़ी इजी आया है। मैं आपको स्टैट के पोर्शन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा ताकि जो 67 मेंस दे रहे हैं उनकी एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस हो जाए। और खासकर जो क्वेश्चन बीपीएससी खुद फ्रेम किया है उसकी प्रैक्टिस करने में ज़्यादा बुद्धिमानी रहती है एज़ कम्पेयर टू आप कोई टेस्ट सीरीज़ का लगाइए या फिर कोई मॉक लगाइए। तो चलिए हम पेपर देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन ट्राइबल मूवमेंट से था कि ट्राइबल मूवमेंट शुड बी व्यूड एज हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, डिस्कस द ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ मूवमेंट इन द 19th सेंचुरी इंडिया। देखिए यहाँ पे 19th सेंचुरी इंडिया का पूछा है, मतलब आप 1801 से लेके 1899 के बीच में जितने भी ट्राइबल मूवमेंट हुए हैं उनका क्या ऑब्जेक्ट था, उनका क्या नेचर था, आपको ये लिखना है। ये क्वेश्चन जो है वो 64th बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आप ये देख सकते हो, ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल प्रोटेस्ट इन द 19th सेंचुरी विद सुटेबल एग्जाम्पल, गिव रीजन फॉर देयर फेलियर। यही सेम क्वेश्चन पूछा है, बस थोड़ा वर्ड चेंज कर दिया है। देखिए इस क्वेश्चन को लिखने का अच्छा तरीका यह है ना कि आप 1857 से पहले जो ट्राइबल मूवमेंट हुए उनके बारे में लिखिए और पोस्ट 1857 जो ट्राइबल मूवमेंट हुए उनके बारे में लिखिए। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए फेलियर नहीं पूछा है, बट आप फेलियर भी लिख दीजिएगा कि ट्राइबल मूवमेंट फेल क्यों हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट का पूछा है कि डू यू थिंक दैट क्विट इंडिया मूवमेंट वाज अ लीडरलेस मूवमेंट, थ्रो लाइट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ दिस मूवमेंट इन बिहार। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जब इसकी घोषणा हुई थी उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने जितने भी मेजर लीडर थे उनको उठा के जेल में डाल दिया था। इसलिए बहुत से हिस्टोरियन इसको लीडरलेस मूवमेंट भी कहते हैं। और कभी भी क्विट इंडिया मूवमेंट आप पढ़ोगे, कहीं से भी पढ़ोगे, तो आपको ये टर्म देखने को मिलेगा लीडरलेस मूवमेंट। तो ये भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए एनालाइज ह्यूमनिज्म इन रविन्द्रनाथ टैगोर फिलोसफी, ये भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद 4th क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द मेन फीचर ऑफ मौर्यन आर्ट, ये भी एकदम सीधे क्वेश्चन पूछा है। मैंने आपको अपने हिस्ट्री के नोट्स प्रोवाइड किए थे, 56-57 पेज के हैं। उन नोट्स में देखोगे ना तो आपको काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। आप ये नोट्स देख सकते हो। संथल अपराइजिंग यहाँ पे आपको मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको बिरसा मुंडा मिलेगा। इसके बाद आप देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर के थॉट्स हैं। नेक्स्ट आप महात्मा गांधी का। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो ह्यूमनिज्म का नोट्स है। आप ये हिस्ट्री के नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जाके आप सर्च करोगे बीपीएससी हिस्ट्री नोट्स तो आपको मिल जाएगा। 37-38 MB का PDF है। इसके बाद आपका सेक्शन 2 जो है वो करंट अफेयर का है। इसमें आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ये भी काफ़ी करंट अफेयर में रहा है। और यहाँ पे जब आप चीज़ें लिखोगे तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि पेपर में चीज़ों को आपको थोड़ा लिंक करके लिखना पड़ेगा। सिर्फ आप आइसोलेशन में नहीं लिख सकते हो। मतलब इंडो पैसिफिक के बारे में पूछा है तो आप यहाँ पे ऑकस के बारे में भी लिखोगे, आप यहाँ पे आसियान के बारे में लिखोगे, आप यहाँ पे सीपेक के बारे में लिखोगे। तो जो अलग अलग एरिया है ना आप सबको कवर करोगे। कभी भी आइसोलेशन में एक पॉइंट लिखोगे तो आपका आंसर जो है होलिस्टिक नहीं रहेगा। इसके बाद 6th आपसे पूछा है कि कोल्ड चेन सिस्टम क्या होता है और बाकी इंडिया अपना हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे स्ट्रेंथन कर सकता है। ये कोल्ड चेन सिस्टम आपकी वैक्सीनेशन का जब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था तो काफ़ी न्यूज़ में था। इसके बाद 7th देखिए आप, रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में पूछा है। ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था और ये 67th मेंस में भी एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट आप देखिए तो यहाँ पे आपसे कार्बन फार्मिंग के बारे में पूछा है। इसके बाद आपका 9th क्वेश्चन जो है वो 14 ब्रिक्स समिट से पूछा है और इसी क्वेश्चन को इसने क्वाड से भी रिलेट कर दिया है। तो जो मैं कह रहा हूँ ना कि कभी भी आप आइसोलेशन में या फिर सिंगल पॉइंट नहीं लिखोगे। हमेशा क्वेश्चन को जब लिखेंगे तो आप अलग अलग डायमेंशन को टच करिएगा। जब भी आप अलग अलग डायमेंशन को टच करते हो आपका कंटेंट काफ़ी अच्छा हो जाता है और आपका आंसर काफ़ी डाइवर्सिफाई हो जाता है।
इसके बाद आपका स्टैट का पोर्शन है। तो स्टैट के पोर्शन को देखोगे तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टैट में 4 चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेजेस और परसेंटेज। इन 4 चीज़ों पे आप मास्टर कर लोगे तो स्टैट का कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। यहाँ पहला क्वेश्चन आपसे पाई डायग्राम के ऊपर पूछा था। इसके बाद आप देखिए तो यहाँ पे बार ग्राफ पूछा है। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे लाइन ग्राफ पूछा है। तो जनरली जो पाई वाला होता है और जो बार ग्राफ होता है वो ईजी होता है। सो आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है। आप पाई में कंफर्टेबल हो, बार में कंफर्टेबल हो, लाइन में कंफर्टेबल हो। तो जब पहले ही पता रहेगा ना तो एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, कौन सा क्वेश्चन ट्राई नहीं करना है, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। और मैं इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देखिए, ये देखिए आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 इसका मैंने एक नॉर्मल मेथड से सॉल्व किया है, आप देख सकते हो। और बाकी मैंने यहाँ पे एक दूसरा तरीका भी दे दिया है, जिनको इससे ना करना हो वो इससे भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको अप्रोच कैसे करना होता है। सो यहाँ पे दिया है कि कंपनी में टोटल एम्प्लॉय 1800 हैं और बाकी बता दिया है कि कितने परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय अकाउंट में है, प्रोडक्शन में है, ह्यूमन रिसोर्स में है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट में कितने मेल हैं, फीमेल हैं, उनका रेशियो दिया है। पहला आपसे पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट टू द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो यहाँ आपको रेशियो बताना है फीमेल एम्प्लॉय इन मार्केटिंग टू टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय। सो देखिए इसका पहला मेथड ये है कि मेल और फीमेल एम्प्लॉय का परसेंटेज 7:5 दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केटिंग में 7:5 दिया है। सो नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय को हम लोग 7x मान सकते हैं। बिकॉज ये रेशियो में दिया है तो जब हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे तो हमको एक रेशियो कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा। तो हमने माना है कि x जो है वो रेशियो कोफिशिएंट है। सो नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय जो है वो 7x हो गए और नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय आपके 5x हो गए। टोटल एम्प्लॉय कितने हो जाएंगे तो 7x + 5x इज इक्वल टू 12x। अब पूछा है कि रेशियो ऑफ फीमेल एम्प्लॉय टू टोटल एम्प्लॉय, तो फीमेल एम्प्लॉय आपके 5x थे तो 5x यहाँ लिख देंगे, टोटल एम्प्लॉय आपके 12x थे। सो आंसर आ जाएगा 5:12। हो सकता है कुछ लोग को ये समझ में ना आ रहा हो कि हम लोग यहाँ पे x क्यों लिख दिए हैं। सो जब भी आप रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ोगे तो ये चीज़ें वहाँ पढ़ोगे। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे सीसर के नोट्स प्रोवाइड किए थे, वो बेसिकली सीसर के नोट्स थे। उसमें आपको रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, एचसीएफ, एलसीएम सब कुछ मिल जाएगा। बट मैं आपसे बोल रहा हूँ कि उस नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें जो ये 4 चीज़ें हैं टोटल आपके रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और एवरेजेस, इन चारों के बेसिक फॉर्मूला पढ़ लीजिएगा। जैसे आप यहाँ देखिए सीसर के नोट्स हैं रेशियो प्रोपोर्शन के, जो मैंने आपको x का बोला था ना, यहाँ पे देखिए वो लिखा है नोट इफ a is to b is equal to 2/3, मतलब a/b is equal to 2/3, देन हम लोग a को 2 के लिख सकते हैं और b को 3 के लिख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हो m/n 3/2 है तो m को हम लोग 3x लिखते हैं, n को 2x। वही चीज़ मैंने यहाँ किया, मेल इज टू फीमेल का रेशियो 7:5 था तो मेल को मैंने 7x माना है और फीमेल को 5x। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय निकाल लीजिए, नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय निकाल लीजिए, उसके बाद आपको टोटल एम्प्लॉय मिल जाएंगे, फिर नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय अपॉन टोटल एम्प्लॉय को कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो ये कैसे करते हैं वो तरीका यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया था कि टोटल एम्प्लॉय 1800 हैं और इन 1800 में 18% जो है वो मार्केटिंग के हैं। सो टोटल नंबर ऑफ मार्केटिंग एम्प्लॉय कितने हो जाएंगे आपके, तो 1800 इंटू 18% 324, मतलब 324 आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय निकालना है। तो फीमेल एम्प्लॉय निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे दिया है 7:5। सो फीमेल एम्प्लॉय आप निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे देख सकते हो 5/12 इंटू 324। 324 आपके टोटल एम्प्लॉय थे तो यहाँ आपका आ गया 135 फीमेल एम्प्लॉय। बाकी पूछा है आपसे फीमेल अपॉन टोटल, तो 135/324, इसका आंसर आ जाएगा 5:12। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि ये फॉर्मूला कैसे लगा 5/12 इंटू 324। सो आप यहाँ पे देखिए रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस में, जैसे आप यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला होता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2600 को डिवाइड किया ए, बी और सी के बीच में 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। इसी चीज को आप वहां पे देख लीजिए, वहां पे मेल और फीमेल का रेशियो दिया है तो वहां पे यही वाला फॉर्मूला यूज किया गया है। ए अपॉन यहाँ पे ए की जगह फीमेल था, टोटल शेयर की जगह यहाँ पे 12 था और टोटल अमाउंट की जगह पे कितने लोग थे, मतलब 324 लोग थे। सो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले पे ही काफी क्वेश्चन मिल जाते हैं। और स्टेट के क्वेश्चन में फायदा ये होता है ना कि क्वेश्चन जो होते हैं जुड़े होते हैं। जैसे आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको दूसरे क्वेश्चन का भी हिंट मिल जाएगा, तीसरे का भी हिंट मिल जाएगा। इसीलिए आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आराम से 72 का 72 मार्क्स स्टेट में स्कोर कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 10 और 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया है। आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ये है और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 ये है। बाकी और कितने क्वेश्चन बचते हैं आपके, एक 12 है आपका और एक 13 है। 2 क्वेश्चन और बचते हैं, दोनों को सॉल्व करके मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और आंसर देखने से पहले इसको खुद एक बार लगाइएगा, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करिएगा, उसके बाद आप आंसर देखिएगा।
आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो बेसिक चीज़ें हैं जो सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है उन पे पहले फोकस करिए, उनको अच्छे से पढ़िए। जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, स्टैट हो गए, करंट अफेयर में जो बार बार चीज़ें पॉपअप हो रही हैं उनको देखिए, उसके बाद ही कोई दूसरा चीज़ पढ़िए। धन्यवाद।